किसी भी लैंग्वेज को आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ग्रामर उसके अंदर आएगी ही आएगी। जैसे आप जो बिगनर होते हो तो आप अल्फाबेट सीखते हो, ग्रीटिंग सीखते हो, और फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ग्रामर इन्वॉल्व होती है। जैसे इंग्लिश के अंदर आपने जब अपनी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। अगर हम जर्मन को और इंग्लिश को कंपेयर करें सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो जर्मन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो काफी इजी है रादर देन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सारे ऐसे बहुत सारे हैं। प्रेजेंट पास्ट वो सिंपल पास्ट है, ये सारा। और पास्ट में भी देखोगे तो पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस है ना, ये सारा ऐसा बहुत सारा है। तो ऐसे ओवरऑल मिला के 12 समथिंग टेंस हो जाते हैं। फिर उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है, पैसिव अलग है, तो बहुत सारा झमेला है। बट जर्मन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को? वर्ब कॉन्जुगेशन। तो जर्मन में जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो वर्ब कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब वर्ब कॉन्जुगेशन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ब एंड कॉन्जुगेशन, तो जो कुछ भी होगा वो वर्ब के साथ में उसका सेटलमेंट होगा। अब देखो जर्मन के अंदर, अब मैं यहां पे देखो कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जैसे कॉमन, जैसे गेयन, जैसे एसन, जैसे काउफन। इन सभी वर्ड्स के अंदर आप लोगों को क्या सिमिलरिटी दिख रही है? आखिरी में क्या दिख रहा है? ईएन। तो ये जर्मन की सारी वर्ब्स हैं। सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन है जर्मन के अंदर कि आपको क्या करना है, उसके लिए है सबसे पहले जर्मन वर्ब्स। जैसे अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? वर्ब कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो जर्मन के अंदर जितनी भी वर्ब्स है वो ईएन एंड के साथ में चलती है। अब अगर मैं कॉमन, एसन, ब्रिंगन, काउफन, लेनन, माखन, स्पीलन, जितनी भी मैंने बोली, जागन, काउफन, फिर काउफन, आइनलाडन, कोखन, स्पीलन, जो भी बोल रहा हूं वो सब वर्ब किसके साथ एंड कर रही है? ईयर। तो आप लोगों को बहुत सिंपली ये पता चल गया कि जर्मन में जो भी वर्ब है वो किसके साथ एंड करेगी? ईएन के साथ। एवरी वर्ब विल एंड विथ ईएन। ये आपको पता चल गया वर्ब का जर्मन में। तो बताओ, आप बताओ जर्मन में वर्ब्स कैसे दिखेगी आपको? ईएन एंडिंग रहेगी तो आपको पता चल जाएगा। स्मॉल में रहेगी या कैपिटल स्मॉल लेटर में? डिक्शनरी में आप सर्च करोगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगी और ईएन एंडिंग के साथ में। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है। अब देखो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जर्मन में वर्ब क्या होती है। अब वर्ब अकेली तो कुछ कर नहीं सकती। अब जैसे वही बात, जैसे इंग्लिश में मैं बोलूं कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, है ना, गोइंग, कमिंग, ये सब वर्ब्स है। तो आप बोलोगे सर इनका क्या करेंगे अपन, ये तो सिर्फ वर्ब है। अब वर्ब के साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? वर्ब के साथ में एक सेंटेंस रहता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि वर्ब तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी है, पर उस एक्टिविटी को करने वाला भी तो चाहिए ना। जैसे मैंने बोला आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज प्लेइंग। तो करने वाला भी तो चाहिए ना उस एक्टिविटी को। तो ये तो वर्ब्स हो गई, और अब वर्ब्स को करने वाले चाहिए। तो जैसे इंग्लिश के अंदर आई होता है करने वाला, यू होता है करने वाला, दे होते हैं करने वाले, ही होता है करने वाला, शी होता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या ऐसे ही जर्मन में भी सब्जेक्ट होंगे? यस, जर्मन के अंदर भी ऐसे ही क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, जो क्या करेंगे? एक्टिविटीज करेंगे। जैसे इश्क जो है उसके बारे में आपको पता भी होगा। इश्क का मतलब क्या होता है? आई। इश्क का मतलब क्या होता है? आई। इश्क भी एक्टिविटी करेगा और वर्ब को लेके आएगा। दू का मतलब भी आपको पता होगा, जर्मन में दू का मतलब क्या होता है? और कौन सा यू है? ये इनफॉर्मल। दू का मतलब यू होता है, बट कौन सा है? इनफॉर्मल। अब कोई बोलेगा मुझे सर इनफॉर्मल फॉर्मल का ही नहीं पता। तो देखो इनफॉर्मल फॉर्मल का मतलब है जैसे हिंदी में होता है वैसे ही जर्मन के अंदर है। जैसे मैंने किसी को बोला तू, तू कल आया नहीं, तुम कल आए नहीं, ये हिंदी में इनफॉर्मल है। ऐसे ही जर्मन के अंदर अगर आप
डू बोल रहे हो तो यानी कि जर्मन का आप इनफॉर्मल यूज कर रहे हो, ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, इट। ये और सब्जेक्ट आपके सामने आ गए कि एयर का मतलब ही, स्मॉल जी का मतलब शी और एस का मतलब इट है। वियर का मीनिंग भी आपको पता होगा, वियर का मतलब क्या होता है, वी, ठीक है। तो इश का मतलब आई, डू का मतलब यू, एयर का मतलब ही, जी का मतलब शी और एस का मतलब इट और वियर का मतलब वी। नेक्स्ट के अंदर ईहर है। ईहर का मतलब होता है यू ऑल। ईहर का मतलब क्या होता है, यू ऑल। ईहर, ईहर का मतलब यू ऑल। एक और जी है स्मॉल, उसका मतलब होता है दे, और एक और जी है उसका मतलब होता है यू। कौन सा यू है ये, फॉर्मल यू। अब देखो यू हमारे पास तीन हो गए, एक तो यू ऑल हो गया, ठीक है, एक यू फॉर्मल हो गया और एक डू हो गया। ये तीन यू हो गए। अब हमारे पास में हिंदी में भी ऐसे ही होता है, एक होता है तू, एक होता है तुम सब, और एक होता है आप, और एक आप सब। सेम ऐसा ही है हिंदी की तरह, एग्जैक्टली सेम। तुम, तुम सब, आप और आप सब। इंग्लिश में यू एक ही होता है, यू, यू ऑल। कुछ पता नहीं चलता फॉर्मल है इनफॉर्मल है, कुछ भी नहीं पता चलता। हिंदी में पता चलता है तुम, तुम सब, आप सब। जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में लिख लो, और जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में लिख लो। यू यू ऑल, बस। अब इंग्लिश में बात इतनी है, फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ होता नहीं है, तो ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। जैसे इश का मतलब आई है, डू का मतलब यू है, ईहर का मतलब यू ऑल है, एयर का मतलब ही है, जी का मतलब शी है, एस का मतलब इट है, वियर का मतलब वी है। ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ गए हैं। अब अभी तक हमें वर्ब का पता चल गया कि हर वर्ब में ईएन एंडिंग रहती है। कॉमन, एसन, ब्रिंगन, काउफन, लेनन, माखन, ये सब जर्मन की वर्ब्स हैं, और हर वर्ब में क्या हो रहा है, ईएन एंडिंग आ रही है, तो हमें वर्ब का पता चल गया। अब हमें जो सब्जेक्ट चाहिए थे वो भी हमारे सामने आ गए। जैसे इश का मतलब आई है, दू का, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि इश का मतलब आई है, दू का मतलब, ये सारे सब्जेक्ट आ गए। सब्जेक्ट आने के बाद में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि यहां पे अगर आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट के आगे आपको एक एंडिंग दिख रही है। इश के आगे क्या एंडिंग दिख रही है, ई। डू के आगे एंडिंग क्या दिख रही है, एस टी। थर्ड पर्सन के आगे क्या दिख रही है, टी। वियर के आगे क्या दिख रही है, ई एन। ईहर के आगे टी, और प्लूरल और फॉर्मल यू के साथ क्या दिख रहा है आपको, ई एन। तो बस जर्मन में सेंटेंस स्ट्रक्चर बस इसी रूल के साथ में आगे बढ़ेगा। बहुत सिंपल है, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है इसको। अब इसका करना क्या है एंडिंग का, वो देख लेते हैं। वो सब मुझे पता है आप क्या पूछोगे। तो ई एन एंडिंग, ये जो एंडिंग से इनका करना क्या है वो देख लेते हैं। अभी आपने जर्मन वर्ब्स में क्या एंडिंग देखी थी, सब में ई एन एंडिंग थी। अब ये नई एंडिंग है, तो आप जब भी सेंटेंस बनाओगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हर वर्ब में से ई एन एंडिंग को क्या कर दोगे, हटा दोगे, और जो भी उसका सब्जेक्ट है वो नई एंडिंग ऐड कर दोगे। जैसे मान लीजिए कॉमन वर्ब है। अब कॉमन का मेन स्टेम तो ये हो गया। अब अगर मुझे बोलना है आई कम, तो मैं क्या बोलूंगा, इश। और मैं कॉमा तक तो लूंगा ही लूंगा, कॉम में, कॉम ले लिया मैंने। अब मैं इश के साथ एंडिंग क्या लगाऊंगा, ई। तो बस सिंपल सा है। तो इश कॉम है, हाउस इंडियन। आगे तो सभी में ए टू जेड वर्ब्स में आप 1000 वर्ब बना लो, 1000 सेंटेंस बना लो, 5 लाख सेंटेंस बना लो, सबका रूल यही है, A1 में हो चाहे C2 में हो, बस खत्म। इससे सेंटेंस बनते रहे। डू के साथ क्या लगेगा, एस टी लगेगा।
तो कॉम तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि हर बार ई एन एंडिंग तो हटाना है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉम्स हाउस, डू कॉम्स हाउस इंडियन। अब वही अगर मैं ही की बात करूं, या तो दीपक का नाम लिख दूं, या दीपक को मैं ही कह दूं, बात तो एक ही है। कॉम तो आएगा ही आएगा। अब थर्ड पर्सन में एंडिंग क्या लगती है, टी। दीपक कॉम हाउस इंडियन। ऐसे ही अगर मैं शी की बात करूं, या तो रितु का नाम लिख दूं, और या फिर मैं शी मान लूं, बात तो एक ही है। तो रितु का नाम बोलो या जी बोलो, बात एक ही है। एंडिंग क्या लगेगी, टी लगेगी। तो रितु या फिर जी कॉम्ड हाउस इंडिया। नेक्स्ट के अंदर अगर हम वियर की बात करें, वियर का मतलब वी होता है, और क्या आएगा इसमें, पूरी वर्ब। क्योंकि देखो, वर्ब में से ईएन हटाओ या फिर वापस ईएन लगाओ, बात तो एक ही है। तो वियर कॉमन हाउस इंडियन। नेक्स्ट के अंदर अगर मैं ईहर की बात करूं, तो क्या बन जाएगा, ईहर के साथ क्या एंडिंग लगेगी, टी लगेगी। तो ईहर कॉम हाउस इंडियन। और फॉर्मल यू या दे, उनके साथ भी ईएन लगेगी, तो जी कॉमन हाउस इंडियन। सिंपल। अब देखो, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये भी जी है और ये भी जी है, तो हमें कब पता, कैसे पता चलेगा कि कौन सा शी है और कौन सा दे है। तो पहले एक बार आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा शी है या कौन सा दे है या फॉर्मल यू है। वैसे तो सबसे पहले तो आपने ये सही बताया कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पता चल जाता है। बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। एक तो कैपिटल स्मॉल भी है। बिल्कुल सही है कि भाई सर, मुझे 100% ये तो हमेशा पता रहेगा कि वो शी है। और वो कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ टी एंडिंग। शी में हमेशा टी एंडिंग लगेगी, बाकी इन दोनों में अलग हो सकती है। इनमें कंपैरिजन में दिक्कत आ सकती है, इसमें कभी नहीं आएगी। क्लियर है ना ये चीज, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आपको डाउट है इसमें। हाँ बताओ। हाँ ऐसा रहता है ना, वो तो सभी लैंग्वेज में ऐसा ही है, इंग्लिश में और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपने जो कैपिटल वाली बात बोली है, तो ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, बट अगर ये स्टार्टिंग में आ गया तो ये भी कैपिटल हो जाएगा। वो आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, शी में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता आपको, और बाकियों में भी नहीं होगा। वो आप अभी जस्ट इसको कर रहे हो, जब हर दिन करोगे तो सब पता रहेगा कि। अभी एक बात बताओ, मैंने बोला कि दे आर कमिंग, आप समझ सकते हो whom आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, मैंने अगर इंग्लिश में बोला दे आर कमिंग, तो अब आप दिमाग लगाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, दे आर कमिंग का मतलब तो कुछ है ही नहीं ना। दे आर कमिंग तो कौन कमिंग, वो तो पता ही नहीं चल रहा ना, दे से थोड़ी पता चलता है कि कौन आ रहा है। अब मैं बोलूं वो आ रहे हैं, हिंदी में देखो तो पता थोड़ी चल रहा है कि कौन आ रहे हैं। तो ऐसे ही जर्मन में अगर ये अकेला आ जाएगा कि दे आर कमिंग, तो फिर आपको थोड़ी पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है। ये तो आपको क्या, जर्मन को खुद को नहीं पता चलेगा, तो ऐसा काम ही नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा इनके कंफ्यूजन में मत रहना, वो कॉन्टेक्स्ट से सब पता चलता है। जैसे मैंने बोला, रीतु उंड दीपक कॉमन हाउस इंडियन, जी वोनन इन इंदौर। अब पता चल रहा है जी किसके लिए, दे के लिए। रीतु और दीपक दोनों के लिए है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ये वाला जी बोलूं और अकेला भी बोलूं, मैं बोलूं जी कॉम्ट हॉइटनिस्ट, कॉम्ट लगाया है मैंने, टी लगाया है, तो आपको क्या पता चल गया कि शी की बात हो रही है, कि जी कॉम्ट निस्ट या जी कॉम्ट हॉइटनिस्ट, यानी शी इज नॉट कमिंग टुडे। अब शी का ये तो पता चल गया एटलीस्ट कि वो लड़की के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है।
तो बस ये हमारी सारी स्टोरी है, ये सारा आपको लर्निंग है। अगर हम बेसिक, अब अगर मैं इतनी सारी चीज को 1 मिनट में समझाऊं तो इतना सा है कि जर्मन में हर वर्ब में क्या होता है, ई एन एंडिंग। फिर आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए, इश, डू, एयर, जी, एस और ये सब, ये तो वैसे भी पता रहेंगे क्योंकि ये तो पूरी लैंग्वेज ही इनसे ही चलेगी ना। आप ही, शी, इनके बारे में बात करोगे और बात किसके बारे में करोगे कि भाई वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, यही तो बातें होगी पूरा दिन। फिर उसमें एंडिंग्स आपको याद होनी चाहिए कि इश के साथ ई, डू के साथ एस टी, थर्ड पर्सन के साथ टी, प्लूरल के साथ ई एन, ये हो गया। फिर करना क्या है, ई एन एंडिंग को रिमूव करना है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एंडिंग जो है वो ऐड कर देनी, बस इतना सा काम है। आगे कुछ भी लेंदी हो सकता है, आगे तो आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो आई एम गोइंग, अब उसमें लिख रहे हो टू गोवा, तो वो तो कुछ भी ऐड हो सकता है, वो तो कितना भी लंबा सेंटेंस हो सकता है। पर मेन जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है, वर्ब को कॉन्जुगेट करना। अब इंग्लिश की तरह नहीं है ये कि आई एम गोइंग, एम भी लग रहा है, गोइंग भी लग रहा है, बस ये रूल आपको ध्यान रखना है, सिंपल, इसको बस फॉलो करना है और आपका काम हो गया। अब मैं हटा के आगे बताता हूं आपको। ये पीडीएफ में आपको दूंगा तो आप देख सकते हो, वर्ब का स्टेम ले लेना है, इसमें एंडिंग लगा देनी है और कॉन्जुगेटेड वर्ब बन जाएगी। आपको कुछ भी लिखने, सोचने, समझने की जरूरत नहीं है, सोचना समझना है बस, लिखना नहीं है। मैं सब कुछ आपको शेयर करूंगा, ये वीडियो भी शेयर करूंगा और ये जो एग्जाम्पल है, ये पीडीएफ है, ये सब आपके पास आएगी। तो आप मत सोचो, मत लिखो बिना बात, सब लिखा हुआ पड़ा है यहाँ पे। इश लर्न डॉयच, टू लर्न्स डॉयच, er sie es lernt Deutsch, wir lernen Deutsch, ihr lernt Deutsch, जी len। वही सिंपल सी थिंक अपन कर रहे हैं, तो दोनों चीजें सारी सेम ही है ना। यहाँ पे भी वही है, बस ई एन से पहले टी या डी आ जाए तो दू में ई और ऐड कर लेना तो ई एस टी हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी वर्ब में ई एन से पहले टी या डी आ रहा है तो उसमें जो दू में आप लगा रहे थे क्या, एस टी, उसकी जगह आपको लगाना होगा टी एस टी, दू में। और थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन क्या था, एयर जी एस, उसमें भी आपको ई टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वर्ब की जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो खराब हो जाती है। जैसे अर्बाइटन है, आप सपोज देखो, ये वर्ब है अर्बाइटन। अब अगर मुझे दू से कॉन्जुगेशन करना है तो हमने तो ये सीखा है, लगाना तो एस टी चाहिए, पर ये बोलने में देखो कैसा हो जाएगा, अर्बाइट्स, बोला ही नहीं जाएगा, अर्बाइट्स ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने क्या ट्रिक यूज करी कि अगर किसी भी वर्ब में ई एन से पहले टी या डी है तो दू में और थर्ड पर्सन में ई भी ऐड कर दो ताकि बोलना आसान हो जाए। तो देखो, अब देखो, अर्बाइटेस्ट, अब इजी हो गया अर्बाइटेस्ट। वही अगर एयर के साथ बनाओगे, ही के साथ, तो क्या हो जाता, एक टी तो लगा हुआ ही था, दूसरा और आ जाता, तो अर्बाइट, तो कुछ मतलब ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने फिर से ई को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, अर्बाइटेट, है ना, ई को इंक्लूड कर देना है, तो अर्बाइटे, अर्बाइटेट, अर्बाइटेस्ट। यहाँ पे आपको एंडिंग पता चल गई, ये वर्ब्स इन्फिनेटिव है, लेनन, लेनन, वोनन, ये सब इन्फिनेटिव फॉर्म्स है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज करनी है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आपको कैसा समझ में आया है। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा तो आपको बताना है। फर्स्ट के अंदर जय किशन, इश माख है, तो क्या हो गया, ये इश माख है, सिंपल है। नेक्स्ट के अंदर अनु, दू मार्क्स हो गया, सही है। माखन में से ईएन को हटाना है और जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। नेक्स्ट में, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए मा। नेक्स्ट के अंदर प्रतिभा, नहीं, वियर के साथ एंडिंग क्या आएगी, ईएन, तो क्या हो गया, वियर माखन, कुछ भी हटेगा नहीं इसमें। नेक्स्ट के अंदर बताओ, आर्यन, ईहर, बिल्कुल सही है, ईयर मार्क्ड हो गया। अब ये जो जी है ना, ये सिंगल जी आ रहा है, तो अब हमें है ना यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा कि ये शी है या दे है या ये फॉर्मल यू है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको शी मानो तो टी लगा दो, फॉर्मल यू मानो तो ई एन लगा दो और दे मानो तो ई एन लगा दो। नेक्स्ट के अंदर बताओ, वनीता, इश
कॉमन। नेक्स्ट के अंदर तिलकेश, दू कॉम्स। ओके, नेक्स्ट के अंदर सुहेल, एयर कॉम्ड। नेक्स्ट के अंदर एयर के साथ थर्ड पर्सन पे टी एंडिंग लगती है, एंडिंग्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट के अंदर नीरू, वियर कॉमन, क्योंकि वियर के साथ ईएन एंडिंग ही रहती है, हटाओ वापस लगाओ तो बात तो एक ही। नेक्स्ट के अंदर प्रतीक, इश प्रतीक, टी टी लगेगी क्या? अच्छा, अभी याद नहीं हुआ आपको, कोई बात नहीं है। इसके साथ क्या एंडिंग लगेगी? ई एंडिंग लगेगी। ये अब तो याद हो गया ना, इसके साथ क्या एंडिंग लगेगी? हाँ। नेक्स्ट के अंदर वनीता, दू वॉन्स, दू के साथ क्या एंडिंग लगती है? एस टी। नेक्स्ट के अंदर और कौन बच गया है? आर्यन, टी लगेगा। थर्ड पर्सन पे हमेशा टी लगता है। प्रतीक, आपका माइक ऑफ कर लो। थर्ड पर्सन पे क्या लग जाता है? टी लग जाता है। नेक्स्ट के अंदर प्रतिभा, वियर वोनन, वियर के साथ पूरी वर्ब लगती है तो वियर वोनन, ईयर एंडिंग के साथ। नेक्स्ट के अंदर आप बताओ वेदांत, इश ई लगेगा सिर्फ, तो इश लेनन। नेक्स्ट के अंदर आप बताओ, लर्नेस्ट लगेगा या लर्नस्ट लगेगा? सिर्फ एस टी लगेगा। अगर आप जर्मन में एक सिंगल अल्फाबेट भी एक्स्ट्रा करके बोल रहे हो ना, तो वो अलग ही आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे आपने बोला लर्नेस्ट, तो यहाँ ई लगाया है आपने, यानी लर्नेस्ट है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ लर्नेस्ट, तो पता चल रहा है यहाँ ई लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे ई नहीं है, और ये क्या है? लर्न्स्ट। लर्न्स मतलब तो वही रहेगा। आपने कम को काम बोल दिया तो मतलब तो वही रहेगा ना, आप बोल रहे गलत हो बस उसको, है ना। तो बस वो इतना सही हुआ है। बाकी देखो, लैंग्वेज का मतलब यही है, लैंग्वेज कभी भी 100% गलत नहीं होती। जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन आपने किया, उसमें आंसर आना था 2 स्क्वायर, और वहां आंसर आ गया 1 स्क्वायर, तो आप कह दोगे सर ऊपर स्क्वायर तो है ही, टू ही तो गलत गलत हुआ है, तो सही आधे मार्क्स तो दो। वो यहाँ नहीं, वो यहाँ होता है। वो आपने बोल दिया इश लर्न्स्ट डॉयच, लगनी ई एंडिंग थी और आपने लगा दी एस टी, तो क्या जर्मन आपको समझेगा? नहीं, 100% समझेगा आप क्या कहना चाहते हो। आपने फॉरेनर्स को भी देखा होगा, वो यूं कहते हैं, आप उनसे पूछते हो आप कहाँ से हो, तो वो यूं कह देता है मैं यहाँ से आई हूँ, वो मेल का फीमेल कर देता है या कुछ उसके वर्ड्स, पर आप समझते तो हो ना उनको। या फिर वहीं यहाँ पे वो कॉपी पेन लेके बैठ जाते हो कि अरे आपने ग्रामर गलत लगाई है, अभी आपके मार्क्स काटता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा ही जर्मनी में भी होगा कि आप जैसे बोलोगे इश लर्न्स डॉयच, तो भी वो समझ जाएगा कि अभी इसने स्टार्ट ही करी है, या इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ये मिस्टेक बार बार कर रहा है। बाकी वो आपको समझेगा सब कुछ। पर जो एग्जामिनर है, वो आपको बार बार कहता रहेगा भाई आते रहना यहाँ, तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। एग्जामिनर एक अलग कॉन्सेप्ट है, जहां मनी में मनी आती है तो फिर वो तो अपने हिसाब से देखेगा ना। तो ये है। बाकी लाइफ में आप गिरते पड़ते कैसे भी सीखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको जरूरी है ऐसा करना। एयर के साथ थर्ड पर्सन पे क्या लगेगा? टी लग जाएगा, सिंपल सा। एयर लर्न डॉयच, वियर के साथ लेनन, इसके साथ। अरे बहुत सिंपल सी पढ़ाई है यार, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इससे इजी पढ़ाई इस दुनिया में मुझे तो कोई लगती नहीं है। भाई बच्चे को बता दिया इसके साथ ई लगेगी, दू के साथ एस टी लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ टी लगेगा, प्लूरल ऐसा का ऐसा है। फिर भी बच्चा कि सर 50 बार और समझा देना, या फिर सर ये वीडियो भेज देना, मैं 50 बार और देखूंगा। 50 बार देखोगे तो भी वही है,
मात्र 1 मिनट में समझ सकता है अब आदमी कि इश्क के साथ ई लगाना है। अब कोई बच्चा बोले समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं, तेरे को इश्क के साथ ई याद ही नहीं है, बस। नहीं नहीं, वो देखो हम उसके लिए कुछ ये नहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते कि अब जैसे इस बच्चे को याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम इसको, भाई अलग अलग माइंड कैपेसिटीज है और अलग अलग बच्चे हैं और अलग अलग चीजें हैं, तो बाकी है बहुत इजी चीज ये। डू के साथ क्या लगेगा? अब डू के साथ एस टी लगेगा। कोई बच्चा कहे सर समझ में नहीं आ रहा, समझाएं तो क्या समझाएं इसके अंदर, भाई दू के साथ एस टी लगेगा। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे तो दूध दिख ही नहीं रहा, तो या तो चश्मा चढ़ाओ या कुछ और करो, भाई ये इसमें। अब एयर के साथ क्या लगता है वो आपको पता होना चाहिए, बस टी लगता है। अब ये टी लगता रहेगा B2 तक, C2 तक। 8 महीने, 10 महीने या 50 साल, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक यही लगते रहेंगे। फिर भी आप 2 महीने बाद बोलोगे सर इसके साथ क्या लगेगा, मैं तो भूल गया, कंफ्यूजन। तो आपने फिर मैथ्स कैसे पढ़ ली स्कूल में, केमिस्ट्री कैसे पढ़ ली, बायो कैसे पढ़ ली, और पता नहीं कैसे महाभारत देख ली, रामायण देख ली, तो ये भी याद नहीं रहने चाहिए आपको। वियर के साथ क्या लगेगा? ईएन लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें देखो ऐसी है, आप घर पे याद भी कर सकते हो। जैसे हो कई बार बच्चों को हो जाता है कि सर मुझे इसके साथ याद नहीं रह रहा है या दू के साथ याद नहीं रहता, कई बार ऐसा रह सकता है, बट ये आपको मिल जाएगा। तो घर पे जो भी जितने भी मिनट घंटे देना चाहता है उसको बैठ के रटते रहो कि इसके साथ ही, दू के साथ एस टी ऐसे कर लेना। बाकी कॉन्सेप्ट बस यही है। अब फर्स्ट के अंदर बताओ, इश ये आएगा सिंपल सा। तो इश अर्बाइटर इन बेर्लिन। अब अर्बाइटन वर्ब देखो, कोई भी बच्चे का ये मान सकता हूं कि सर मुझे अर्बाइटन का मतलब नहीं पता, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिगनर है तो मीनिंग नहीं पता हो सकती, ये तो अपन मान सकते हैं क्योंकि वोकैब है, वोकैब तो कुछ भी आ सकती है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है? अर्बाइटन का मतलब होता है टू वर्क। तो क्या बन गया? इश अर्बाइटर इन बर्लिन, यानी कि आई वर्क इन बर्लिन। अगले में दू के साथ क्या एंडिंग लगेगी? एस टी लगेगी। और वोनन का तो मतलब आपको पता भी है, तो क्या हो जाता है? डू वोन्स्ट इन म्यूनशन, यानी कि यू लिव इन म्यूनिक। और म्यूनशन जो है वो जर्मनी की एक सिटी का नाम है, जैसे बर्लिन है वैसे ही म्यूनशन, म्यूनिक सुना होगा आपने, म्यूनिक। तो डू वोन्स्ट इन म्यूनशन। नेक्स्ट के अंदर एयर के साथ क्या एंडिंग लगेगी आपको पता होनी चाहिए, एयर लर्न डॉयच। तो क्या हो गया? एयर लर्न डॉयच, यानी ही इज लर्निंग जर्मन, वो जर्मन सीख रहा है। नेक्स्ट के अंदर वियर, ये तो अभी कितने सारे सेंटेंस बनाए थे। वियर कॉमन हाउस इंडियन। आपको घर पे भी एक्सरसाइजेस मिलेगी तो आराम से हो जाएगा सब कुछ, ऐसे कभी नहीं सोचना आपको। वियर कॉमन हाउस इंडियन, तो वी कम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट के अंदर ईयर के साथ क्या एंडिंग थी? टी थी। अब स्पीलन वर्ब का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। स्पीलन का मतलब आप लोगों को पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से अपनी हॉबी भी बताई है कि फुटबॉल स्पीलन, क्रिकेट स्पीलन, प्ले करना। तो क्या हो जाएगा? ईयर स्पिल टेनिस। और ईयर का मतलब क्या था आप लोगों को याद हो तो? यू ऑल। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ईयर स्पिल्ड फुटबॉल, ईयर स्पिल्ड टेनिस, तो इसका मतलब क्या हो गया? यू ऑल आर प्लेइंग टेनिस। सिंपल सा है। नेक्स्ट के अंदर जी, अब इसको शी मान लो आप। हाँ वैसे कुछ भी मान सकते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। शी मानो, मानो तो टी हो जाएगा, और प्लूरल या फॉर्मल यू मानो तो ईएन हो जाएगा। काउफन वर्ब है यहाँ पे नहीं आपके सामने। काउफन का मतलब क्या होता है? टू बाय। काउफन का मतलब होता है टू बाय। नहीं नहीं, वर्ब तो आती रहेगी, उसका अपने कुछ नहीं कर सकते। काउफन का मतलब होता है टू बाय। नेक्स्ट के अंदर हाउस का मतलब घर होता है, हाउस गाबर का मतलब टास्क होता है। तो ये वर्ड बन गया हाउस ऑफ गाबर। हाउस ऑफ गाबर का मतलब होता है होमवर्क, जो आप घर पे करते हो उसको बोलते हैं हाउस ऑफ गाबर। इसके साथ क्या लग जाएगा? ई। तो क्या बन गया? इश माथर हाउस ऑफ गाबर, कि आई एम डूइंग होमवर्क। नेक्स्ट के अंदर दू के साथ क्या एंडिंग लगती है? एस टी। सो दू फ्रॉग्स 10 लेटर।
Du fragst den Lehrer, you ask the teacher. फ्रागन का मतलब होता है टू आस्क, और लेरर का मतलब होता है टीचर। तो हमने कहा तू फ्राग्स्ट देन लेरर, यू आस्क टू टीचर। नेक्स्ट के अंदर एयर है, एयर का मतलब ही होता है, और एयर के साथ एंडिंग क्या लगती है? टी लगती है। तो क्या हो गया? एयर हॉट म्यूजिक। क्या हो गया? एयर हॉट म्यूजिक। हाँ, तो कैसे हो जाएगा? एयर हॉट म्यूजिक, इसका मतलब क्या हो गया? यू सॉरी, ही इज लिसनिंग म्यूजिक। ह्योरन का मतलब होता है टू लिसन, और म्यूजिक तो पता चल ही रहा है, दिख ही रहा है कि म्यूजिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगले में बताओ, वियर लेबन। लेबन वर्ब का मतलब कोई बता सकता है? लिव। तो वियर लेबन, तो क्या बन गया? वियर लेबन इन डॉइचलैंड, यानी कि वी लिव इन जर्मनी। नेक्स्ट है ईयर। ईयर के साथ एंडिंग क्या लग रही है? पिछले आधे घंटे से ये कर रहे हैं अपन, एंडिंग लगा रहे हैं टी। ईयर लर्नड ग्रामेटिक, यानी यू ऑल आर लर्निंग ग्रामर। अब ये सेंटेंस मैं यूज कर सकता हूं कि ईयर लर्नड ग्रामेटिक, यानी कि यू ऑल आर लर्निंग ग्रामर। आप सब क्या लर्न कर रहे हो? ग्रामर। इसको अपन शी माने तो शी के लिए क्या लग जाएगा? अर्बाइटेड। तो जी अर्बाइटेड बाय बॉश, यानी कि शी इज वर्किंग। वो कहां वर्किंग है? बॉश कंपनी में। जूखन वर्ब का मतलब पहली बार आई है आपके सामने। जूखन का मतलब होता है सर्च। बहुत ही अच्छा है। देखो, एक दो स्टूडेंट्स ने बताया है जूखन का मतलब सर्च है, जबकि ये तो अभी हमारे आई नहीं है सिलेबस में। जूखन इश जूख आइन होटल। इश जूख आइन होटल में एक होटल सर्च कर रहा हूं। आपका इस लैंग्वेज से इंग्लिश का कोई भी लेना देना नहीं है। इंग्लिश में अलग तरीके से सेंटेंस बनते हैं, जर्मन में इस तरीके से बनता है बस। आप इंग्लिश को छोड़ दो कि इंग्लिश कह रही है आई एम सर्चिंग, तो आप ऐसे मत बना देना इश बिन जूखे होटल, है ना? वो नहीं करना है। जो जर्मन के रूल्स हैं वो जर्मन के रहेंगे, और जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के। इससे अच्छा है आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि हिंदी आपको आती भी नहीं है। अरे मतलब बोलना आता है, ग्रामर थोड़ी आती है। तो बताओ कारक क्या होते हैं? तो वही तो बताया था, नहीं आती है इसीलिए बस। कारक कौन होता है, फिर कारक कितने होते हैं, फिर उसमें कौन होते हैं, हाँ वही सब। डू राइस्ट नाक वियन। राइजन वर्ब आपने पढ़ी भी है। राइजन का मतलब क्या होता है? ट्रेवल। एयर के साथ क्या एंडिंग लगेगी? टांजन वर्ब आपने देखी भी है। टांजन का मतलब क्या होता है? डांस करना। तो एयर डांस्ड गेन, ही लाइक्स टू डांस। अब देखो, आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट कर रहे हो वो आपकी हेडेक है। आपको तो बस इतना सा पता होना चाहिए, एयर का मतलब ही है और टांजन का मतलब डांस है। तो एयर डांस्ड गेन, तो उसे डांस करना पसंद है। अब कोई बोले हिंदी में कि उसे डांस करना पसंद है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है ही लाइक्स टू डांस, तो सर इसका सही है या मेरा सही है? तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। नेक्स्ट में वियर स्पीलन। तो वियर स्पीलन कार्टन। स्पीलन आपको पता ही है, कार्टन का मतलब कार्ड से ताश। तो वियर स्पीलन कार्टन। ईयर के साथ क्या एंडिंग लगेगी, कौन बताएगा? टी लगेगी। गेट्रेंक का मतलब क्या होता है? बेवरेजेस। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, उसको क्या बोलते हैं? गेट्रेंक। गेट्रेंक। कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, सब आपका इसी में आ रहा है, कॉफी टी सब। जी वोनन हियर, इसको हम दे मान लेते हैं कि जी वोनन हियर, इसका मतलब क्या हो गया? दे लिव हियर। नेक्स्ट के अंदर इश में क्या एंडिंग लगती है? और फेंस्टर का मतलब होता है विंडो। तो इश एओफने दास फेंस्टर। एओफनन का मतलब क्या होता है? इश एओफने दास फेंस्टर। अब देखो, दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, या तो उनका बिल्कुल ही कॉमन सेंस खत्म है, या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, थोड़ा बहुत सिर्फ। किसी स्टूडेंट को ये पता है कि फेंस्टर का मतलब विंडो है, अब वो एओफनन को बिना बताए समझ जाए,
कि एऑफनन ओपन के बहुत क्लोज है, और विंडो का आप करोगे क्या, ज्यादा से ज्यादा या तो खोलोगे या बंद करोगे। अब आप वो तो हो नहीं कि बनाओगे उसको, कि बनाने का सेंटेंस आएगा कि आप है ना आयरन मैन हो कि बना रहे हो उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन या क्लोज होगा ज्यादा से ज्यादा, और वो ऑफ नन और ओपन दोनों क्लोज भी दिख रही है, ऐसे पता लगा लो। स्नेल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है फास्ट। और एंटवोटन, ईएन से पहले टी और डी का मैंने एक रूल बताया था आपको दू के साथ, तो क्या आएगा, हाँ, डू एंटवोटेस्ट स्नेल। एंटवोटन का मतलब आंसर करना होता है। एंटवोटन वर्ब का मतलब क्या है, आंसर करना किसी चीज का। सो डू एंटवोटेस्ट स्नेल, यू आंसर फास्ट। तो इससे आपको पता चल गया। नेक्स्ट अर्क्लेरन वर्ब है, एयर के साथ क्या एंडिंग लगती है, एयर, टी लगती है। एयर अर्क्लेट द आउट। अर्क्लेरन वर्ब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। घर में भी कभी अगर कोई एक्सरसाइज में आपको दूं और अगर आपको वोकैब नहीं पता चल रही है तो उसके लिए क्या यूज करना है, डिक्शनरी। लैंग्वेज का एक ही काम होता है कि जो भी वोकैब नहीं आ रही डिक्शनरी से सर्च करो और लिख लो। नेक्स्ट के अंदर वियर के साथ एंडिंग क्या आएगी, रेडन का मतलब होता है टॉक करना। वियर रेडन डॉयच, कि हम टॉक कर रहे हैं किसमें, जर्मन में, डॉयच। ईयर के साथ एंडिंग बार बार आ रही है, ईयर ह्योर्ड पॉडकास्ट। ह्योरन वर्ब का मतलब क्या होगा, ह्योरन, ह्योरन का मतलब पॉडकास्ट अलग वर्ड है, ह्योरन अलग वर्ड है। टू लिसन, अब पॉडकास्ट को क्या करोगे, सुनोगे या उसके बेड के ऊपर कहीं जाओगे, कार थोड़ी है वो। भाई पॉडकास्ट है तो उसको सुनोगे, अब यूट्यूब वीडियोस है उसको देखोगे या बनाओगे। इन दो के अलावा ज्यादा काम तो हो नहीं सकता। लैंडन वर्ब का मतलब आपको पता ही है, इसको जेडन पढ़ोगे या येडन पढ़ोगे, येडन, क्योंकि जे का साउंड क्या होता है जर्मन में, ये क्या, येडन टाग का मतलब होता है एवरीडे। येडन टाग का मतलब क्या होता है, एवरीडे। जैसे मैंने बोला इश लर्न येडन टाग डॉयच, कि मैं हर दिन जर्मन सीखता हूं। अब देखो कुछ नहीं है, बस वर्ड्स का गेम है, जिसको जितनी ज्यादा वोकेब आएगी उसको उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पे आपको येडन टाग नहीं पता, तो यानी आपकी जो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हिंडर हो गई, और वही अगर आपको पता है तो आप पूरा मीनिंग सीख गए। तो लैंग्वेज में कभी भी दिमाग नहीं, सिर्फ वोकैब को याद रखना ही सबसे द मोस्ट पावरफुल चीज है। अगर कोई इंसान मान लीजिए वोकैब उसको आती है पर उसको ग्रामर नहीं आती, तो भी वो आपसे बेटर है। जैसे किसी जर्मन ने बोला इश लर्ने फ्रांसोजिश, अगर जर्मन ने बोला इश लर्ने फ्रांसोजिश, अब आपको ये नहीं पता फ्रांसोजिश का मतलब क्या है, पर ये पता है कि ये वर्ब कॉन्जुगेशन तो इसने इश के साथ ही लगा दिया, तो अब आप वहां फंस गए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैब। पहले टाइम से ये ध्यान रखना, वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको वर्ब कॉन्जुगेशन तो आ गया, अभी मैंने बोला इश लेने फ्रांसोजिश, तो आपको पता है इश के साथ ई लगाना था, लगा दिया, पर उससे क्या फर्क पड़ा। हाँ वो मिलेगी आपको, हाँ मिलेगी। तो इश लेने jeden Tag Deutsch, तो आई लर्न एवरी डे जब। इश के साथ क्या आएगा, डू के साथ heute का मतलब टुडे है। तो बस देखो ये जो है वो वर्ब कॉन्जुगेशन होता है, सिंपल सा है, बेसिक सा है। इश के साथ ई एंडिंग, डू के साथ एस टी, थर्ड पर्सन टी एंडिंग, प्लूरल ई एन, और फॉर्मल यू के साथ ई एन। बस ऐसे ही सेंटेंस बनते रहेंगे, सेंटेंस चाहे कितना भी लेंदी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। एयर के साथ क्या एंडिंग लगेगी, टी, एयर स्पिल्ड फुटबॉल। वियर के साथ क्या लगेगा, ई एन, वियर काउफन ऑफ। ईयर के साथ क्या लगेगा, टी, तो ईयर वॉन्ट इन बॉन्ड। जी मार्क्ड या जी माखन स्पोर्ट, इश लर्न नॉय वाटर। यस, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, जी जितनी भी बार आ रहा है मैं यही तो बात बोल रहा हूँ आपको, कि अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि वो दे है या फॉर्मल यू है या शी है, तो आप कुछ भी लगा दो।
अरे ये तो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां ऐसा थोड़ी करना है आपको। वो ऐसा नहीं करना है आपको, ये तो सिर्फ अपन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, वहां ग्रामर कोई नहीं पूछेगा आपको। ग्रामर A1 A2 B1 किसी एग्जाम में नहीं आती है, तो ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए रहती है। गोइथे में तो 1% ग्रामर आती ही नहीं है, वो पूछेंगे ही नहीं आपसे। टेल्क में जरूर ग्रामर आती है B1 लेवल से, B1 ऑनवर्ड्स ग्रामर आती है, पर वो भी बहुत आसान आती है अगर आप A1 से ही अच्छा कर रहे हो। बाकी कोई ग्रामर ऐसे अलग से नहीं पूछेगा कि इसमें क्या आएगा, उसमें ऐसे एक्सरसाइजेज नहीं आएगी, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोगों को ये पता लगाना है कि ये जो सेंटेंसेस बने हुए हैं इनमें क्या मिस्टेक है। फर्स्ट में क्या मिस्टेक है? ई लगना चाहिए, इश लेने डॉइच। अगले में एस टी आएगा, दू वोन्स्ट इन बर्लिन, एयर अर्बाइटेट। वियर के साथ क्या आएगा? वियर स्पिलन फुटबॉल, वी ऑल आर प्लेइंग फुटबॉल। ईहर के साथ क्या आएगा? ये तो सही है। जी के साथ एस टी नहीं आएगा, या तो टी आएगा या ई एन आएगा। इश के साथ क्या आएगा? और दू के साथ, और थर्ड पर्सन के साथ टी। बस सिंपल सा है। वियर के साथ ये किसके साथ आती है एंडिंग? ये किसके साथ आती है? 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 ये 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 ठीक है, और ईयर के साथ इश हाइजे आना, इश komme aus Indien, ich wohne in Berlin, ich lerne Deutsch, jeden Tag arbeite ich viel, am Abend spiele ich Tennis। माइन फ्रेंड को आप थर्ड पर्सन मानोगे, क्योंकि ही और माई फ्रेंड तो बात तो एक ही है ना, तो एंडिंग क्या लगेगी? जैसे माइन फ्रेंड हाइज टॉम, मेरे फ्रेंड का नाम टॉम है। एयर कॉम्ट आउस कनाडा, एयर कॉम्ट आउस कनाडा, एयर वॉन्ट इन Hamburg, एयर लर्न डॉइच। अब नाक में टाग, स्पिल्ट एयर फुटबॉल। मैंने आपको लास्ट क्लास में नाक में टाग का मतलब बताया था, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन नाक में टाग, नाक आफ्टर। तो अब नाक में टाग स्पिल्ट एयर फुटबॉल, यानी आफ्टरनून में वो क्या सीखता है, वो क्या लर्न, वो प्ले करता है फुटबॉल। आबेंड इवनिंग में क्या करता है वो? हॉट एयर म्यूजिक, इवनिंग में वो म्यूजिक सुनता है। वियर में क्या एंडिंग लगती है? ईएन। वियर वोनन इन मिंशन, वियर लेनन डॉय, वियर अर्बाइटन सुजामन, हम वोखनंडे स्पीलन वियर कार्टन, कार्टन टिकट्स थे, वो क्या बोलते हैं, कार्ड्स थे। वियर ह्यूरन म्यूजिक उन टांजन, टांजन का मतलब क्या था? टू डांस। ह्यूरन स्पीलन प्ले, अर्बाइटन वर्क, अर्बाइटन का मतलब वर्क है। अब आपको बस वोकेब तो याद रखनी पड़ेगी, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं अपने पास। फैमिली म्यूलर थर्ड पर्सन है, तो वॉन्ट इन बेर्लिन, वो कहाँ रहती है फैमिली? बर्लिन में। हेयर म्यूलर का हेयर का मतलब मिस्टर है, तो मिस्टर भी थर्ड पर्सन है, क्या एंडिंग हो जाएगी? अर्बाइटेट इन आइनर फिर्मा। फ्राउ म्यूलर भी अर्बाइटेट। और किंडर है, किंडर का मतलब
चिल्ड्रन है, तो मुझे बताओ चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा? ई एन एंड डी। इसके साथ माइंड लेरर मेल, मेल टीचर है तो मेल को ही में मानेंगे, तो ही के साथ क्या एंडिंग आएगी? माइंड लेरर अर्कलेट दी ग्रामाटिक। अर्क्लेरन का मतलब होता है क्या, बताओ आप? नहीं, अर्क्लेरन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। टीचर क्या करेगा? एक्सप्लेन ही करेगा, और स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। तो देयर माइंड लेरर अर्कलेट दी ग्रामाटिक, जो टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है दी स्टूडेंटन, प्लूरल है, प्लूरल में क्या एंडिंग लगती है? एन, तो दी स्टूडेंटन इन ग्रुप, अर्बाइटन इन ग्रुपन, स्टूडेंट्स है वो वर्क कर रहे हैं किसमें? ग्रुप। वियर के साथ में पता ही है आपको, यूबन, यूबन का मतलब प्रैक्टिस करना होता है। यूबन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। तो वियर यूबन या फिर स्टूडेंटन यूबन नॉय व्योर्टर, नए वर्ड्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेंड वीडर होलन वियर आलस, वीडर होलन का मतलब होता है रिपीट करना, रिवाइज करना, यानी अमेंड वीडर होलन वियर आलस, यानी कि एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बस इस तरीके से हमारे वर्ब कॉन्जुगेशन है। अब इसमें चाहे 1000 करो या 1 लाख करो, करना वही है बार बार। इश के साथ ई लगाना है, दू के साथ एस टी लगाना है, थर्ड पर्सन के साथ टी लगाना है, ये कर लेना घर पे। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज होमवर्क में दूंगा, ये वाली भी जो अभी बच रही है, तो वो आप लोगों को घर में होमवर्क में करके लानी है। जाते जाते मैं आप लोगों से पहले एक बार रिवीजन देख लेता हूं आपको। तो बताओ, आप बताओ अनु, दू के साथ क्या एंडिंग लगती है? आप बताओ, इश के साथ? हाँ, इश के साथ ई। और आप बताओ थर्ड पर्सन के साथ? थर्ड पर्सन ही शी इट, टी। नेक्स्ट के अंदर बताओ सुहेल, प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो क्या करोगे? एन लगाएंगे, बिल्कुल सही है। तिलकेश, थर्ड पर्सन हो तो टी लगेगा। और आर्यन, अगर दे सब्जेक्ट हो, दे और प्लूरल वैसे एक ही हो गए, तो दे में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो बस ठीक है, यही वर्ब कॉन्जुगेशन। ओवरऑल हमने जितनी भी प्रैक्टिस की उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जर्मन में हर वर्ब में ईएन एंडिंग रहती है, ईएन एंडिंग को रिमूव करना होता है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एंडिंग ऐड करनी है। बहुत ही बेसिक सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। ईएन एंडिंग रहती है, हर बार हटाना है, जो सब्जेक्ट है उसकी जो एंडिंग है वो ऐड करना। 1 मिनट में अगर ये 1 घंटे की रामायण को बताएं, बस इतना सा टॉपिक है। ठीक है ना? एक्सरसाइजेज आपको जो मैं शेयर कर दूंगा, एक ग्रामर की बुक शेयर करूंगा, और जो आपके बुक्स है उसके अंदर भी है वो, और मैं पेज नंबर आपको मेंशन कर दूंगा कि इस बुक में इस पेज नंबर पे ये एक्सरसाइजेज है, और फिर आपको वो करनी है। ध्यान रखना, हर क्लास के अंदर अपना सबसे पहला टास्क होगा जो होमवर्क दिया गया है उसको डिस्कस करना। जैसे ही कल आप आओगे तो हम सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस करेंगे कि जो जो चीज़ें थी वो आपने करी है या नहीं करी। साथ में आप लोगों को वोकैब वगैरह भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी टुमारो ऑफ विद द सेम।